अपना जिला में खबरों के सफरनामे में आपको लेकर चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत 12/14 की जगह अब 10/12 की कांवड़ को ही शहर में दिया जाएगा प्रवेश। 4 राज्य मिलकर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कर रहे हैं काम। 4 दिन पहले रखे गए कर्मचारी ने सर्राफा व्यापारी को दी 1 करोड़ रुपए के सोने की चोट। नितिन वर्मा नाम का नौकर 1 करोड़ का सोना लेकर गायब, थाने में दी तहरीर। मेरठ पहुंचे श्रीलंका के अफसरों ने कांवड़ यात्रा की जानकारी ली। विकास भवन सभागार में हुई सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक। अमेरिका से कुश्ती में रजत पदक जीतकर जानी के बाबर का गांव में हुआ स्वागत। उत्तर प्रदेश का नाम किया रोशन। कांवड़ यात्रा पर यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक में घंटों हुआ मंथन। मुख्य सचिव मनोज कुमार बोले, धार्मिक भावना को आहत किया तो होगा सख्त एक्शन। डीजीपी राजीव कृष्ण बोले, कांवड़ कंपटीशन नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा का सम्मिश्रण है। और जयंत चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आधुनिक कृषि लैब का किया उद्घाटन। आईआईटी रोपड़ से हुआ एमओयू साइन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कृषि में एआई का इस्तेमाल बढ़ाएगा किसानों की आय। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर उन कांवड़ियों के लिए जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत अब 12/14 की जगह 10/12 की कांवड़ को ही शहर में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि पहले 12 फुट चौड़ी और 14 फुट ऊंची कांवड़ के लिए परमिशन थी, लेकिन इसमें फेरबदल करते हुए, रद्दोबदल करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 10 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी ही कांवड़ को शहर में और कांवड़ मार्ग में एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलने की। इसलिए परेशानी से बचने के लिए आप सबको इन पैरामीटर्स का, स्टैंडर्ड माप का ध्यान रखना होगा। वहीं 4 राज्य मिलकर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक साथ बैठ चुके हैं और उसी के तहत चारों राज्य आपस में कोऑर्डिनेशन कर हर घंटे इस बात की अपडेट करेंगे कि कितने कांवड़िया जल लेकर चल दिए हैं, कितने कांवड़िया उनके राज्य से निकल चुके हैं और कितने ही कांवड़िए दूसरे राज्य में पहुंचेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि पूरे शहर को 24 जोन और 68 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी जोन और सेक्टर्स पर अधिकारियों के नाम भी नामित कर दिए गए हैं। और हम आपको एक बात और बताते हुए चल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की परख लेने के लिए और सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो, उसके लिए निरंतर बड़े अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश ले रहे हैं। ये भी आपको याद रखना होगा कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी तो उसे संपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नेतानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से लेकर ये सारे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर ऋषिकेश यशोध भास्कर और डीएम डॉक्टर वीके सिंह तमाम व्यवस्थाओं की जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन भी कर रहे हैं। कई दिनों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन के बाद जिले को 24 जोन और 68 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और इसमें 2 नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अधिकारियों के नाम भी नामित कर दिए गए हैं। एडीजी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले वो अपने जोन्स और सेक्टर्स की फिजिकल सुरक्षा व्यवस्था कर लें, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, भौतिक सत्यापन कर लें। अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो उसको तुरंत प्रस्ताव के जरिए भेजा जाए और दुरुस्त कर दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, मांस की दुकानें और शराब की दुकानों के ऊपर विशेष तरीके से पहरा रहेगा। मांस की दुकानें तो सारी बंद ही रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानों के लिए भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको एक बात और, इस कांवड़ यात्रा में
अलग तरीके से देखने को मिलेगी कि फूड डिपार्टमेंट भी लगातार कांवड़ शिविरों पर और ढाबों पर जाकर फिजिकल रूप से चेकिंग करेगा और देखेगा कि कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ तो ढाबों पर या कांवड़ शिविरों में शामिल नहीं किया गया है जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं डीजीपी और प्रमुख सचिव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी ग्रुप के द्वारा किसी भी कांवड़िए की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अधिकतम कार्रवाई के तहत उसको सजा दी जाएगी। सर्राफा कारोबारी को 1 करोड़ रुपए की कीमत की सोने की चोट लगी है और जो नौकर है जिसका नाम नितिन वर्मा है वो 1 करोड़ का सोना लेकर रफू चक्कर हो गया है। मैसर्स परमानंद एंड सर्राफ के शोरूम में 1 किलो सोना लेकर नितिन वर्मा नाम का ये जो वर्कर है वो गायब है। निशांत रस्तोगी ने स्ट्रांग रूम में रखने के लिए ज्वेलरी का डिब्बा नौकर नितिन वर्मा को दिया था और जीने में डिब्बे से 1 किलो पक्का सोना निकालकर उसने अपने पास चुपचाप रख लिया था। जेब में रखने के बाद 6 जुलाई को वो गायब हो गया। 6 जुलाई को सोना लेकर गया नौकर लौटा तो नहीं, अलबत्ता एक तहरीर और दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रांग रूम से डिब्बा मंगाकर वेरीफाई किया गया तो सोना जो करीब करीब 1 किलो था गायब मिला। शक होने पर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि नौकर नितिन वर्मा ने कर्मचारी नितिन वर्मा ने जेब में सोना रख लिया है और अखबार में इन मैसर्स कंपनी ने सर्राफा कंपनी ने ऐड भी दिया था और 4 दिन पहले ही उस ऐड के आधार पर नितिन वर्मा को कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति मिली थी। 1 करोड़ का सोना गायब होने के बाद पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया और अब जब कंपनी ने नौकर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इस पूरे घटना की तहरीर शहर सर्राफा बाजार एसोसिएशन यानी कि बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने थाना दिल्ली गेट को दी है। पीड़ित व्यापारी निशांत रस्तोगी ने पुलिस को शिकायत की है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से आए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मेरठ पहुंचा जिसमें शामिल सभी प्रतिनिधियों ने अधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और कांवड़ यात्रा प्रबंधन को करीब से जानने की कोशिश की। कांवड़ यात्रा प्रबंधन के पॉइंट्स को देखकर ये सभी लोग खासे प्रभावित थे। विकास भवन के सभागार में पुलिस की डायल 112 प्रणाली के बारे में बताया गया तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई अधिकारियों ने इसकी सराहना की और ये आश्चर्य भी जताया कि कैसे ये गाड़ी घटना होने से 8 मिनट के अंदर ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है। उन्हें एंटी करप्शन विभाग ने रिश्वत लेते हुए अधिकारी और कर्मचारियों को पकड़ने की कार्यप्रणाली को भी समझाया और जानकारी दी। विकास भवन के सभागार में श्रीलंका के अधिकारियों ने बताया कि वो अपने देश के प्रशासनिक विभाग में अलग अलग पद पर कार्यरत हैं। इस समय वह कुछ दिन के लिए उत्तराखंड के मसूरी में ट्रेनिंग पर आए हुए हैं। मंगलवार को उन्हें ग्राम पंचायतों में विकास भवनों में पहुंचकर जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। यहाँ उन्होंने जुडिशियल और जिला प्रशासन के कामों के अंतर के बारे में करीब से जाना, डीएम और एसएसपी के कार्यों में अंतर समझा, सामूहिक विवाह योजना के बारे में जाना और किस तरीके से गरीब बेटियों की शादी कराने के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी खुशी जताई। कई योजनाओं के बारे में श्रीलंका के अधिकारियों ने सीडीओ, एसडीएम सदर और सीओ से जानकारियां ली। श्रीलंका के एक अधिकारी ने पूछा कि उत्तराखंड से हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकलती है और मेरठ से होते हुए लाखों कांवड़िए भारत के दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं, इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। और जब अधिकारियों ने इसके बारे में बताया तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। करीब 2 घंटे तक जिला प्रशासन और पुलिस का काम समझने के बाद अधिकारियों का दल मोहिद्दीनपुर ग्राम पंचायत के लिए रवाना हो गया। आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी वृक्षारोपण बलकार सिंह द्वारा विकास भवन सभागार में वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की गई। डॉक्टर वी.के. सिंह जिलाधिकारी मेरठ द्वारा जनपद में वृक्षारोपण की तैयारियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा बताया गया कि जनपद में अटल वन, ऑक्सी वन, गोपाल वन, त्रिवेणी वन, एकता वन, एक्सप्रेस वे वन, पवित्र धारा वन, विरासत वृक्ष वाटिका, शौर्य वन जैसे वनों की स्थापना की जा रही है। वंदना फोगाट प्रभागीय निदेशक मेरठ द्वारा बताया गया
कि वर्ष 25 और 26 में 2025-26 में शासन द्वारा करीब 2,98,77,100 वृक्षारोपण के सापेक्ष 3,16,02,450 पौधों का रोपण किया जाना है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों के किनारे वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं और मेरठ जनपद में गंगा किनारे वन विभाग द्वारा 3.44 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। नोडल अधिकारी द्वारा समीक्षा भी लगातार की जा रही है। साथ ही साथ मेरठ नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भी एक पद्धति विकसित की जा रही है जिसमें वृक्षारोपण भी किया जाएगा, संरक्षण भी किया जाएगा, सुरक्षा भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी खेलों को प्रमुखता दिया जाना सुनिश्चित हो चुका है और इसीलिए मेरठ जनपद में खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है। और हम आपको एक ऐसे युवा के बारे में बता रहे हैं जो मेरठ जिले के जानी क्षेत्र का रहने वाला है और जिसका गांव सिसौला कला है। नाम है बाबर पहलवान, जिसने अमेरिका में कुश्ती में रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित कुश्ती में बाबर पहलवान सीआरपीएफ फोर्स सोनीपत यूनिट की तरफ से खेले और उन्हें भारत देश के नाम एक रजत पदक करने का सुअवसर मिला और रजत पदक जीतने पर जानी क्षेत्र के लोगों ने, गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी ने मिलकर बाबर पहलवान का, उनके परिवार का, उनके कोच का भव्य स्वागत किया। जानी खुर्द में मंगलवार को जानी कस्बे स्थित जीत फार्म हाउस में अखिल भारतीय खटीक समाज की एक जिला स्तरीय पंचायत हुई, जिसका उद्देश्य समाज को एक सूत्र में बांधना था। पंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और संगठन के अध्यक्ष मुंशी रामपाल ने कहा, हमारा समाज अलग अलग तरीके की परेशानियों से जूझ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में इस समाज की लगातार उपेक्षा होती है और जो लोग राजनीति में आ जाते हैं समाज की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। समाज को हर सूरत में सम्मान दिलाना हर राजनेता का, हर सेवक का काम होना चाहिए। श्रीमती संदेश जी और आसन ग्रहण करें। निवेदन करता हूँ मेरे छोटे भाई यशस्वी पाल, अब मैं निवेदन करता हूँ मंच पर आए। कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ से मेरठ पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण ने मेरठ के कमिश्नरी में 4 राज्यों के अफसरों के साथ मंथन कर मेगा प्लान फाइनल कर डाला। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार ने सख्त लहजे में आदेश दिया, यदि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोई भी ग्रुप कोशिश करता है तो वो सख्त एक्शन के लिए तैयार हो। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ मार्ग के हर 1 किलोमीटर पर एक दरोगा, 5 पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे और बड़े डीजे शहर के बाहर की तरफ ही रहेंगे, उन्हें शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। कांवड़ियों के खाने पीने और सफाई की बेहतर व्यवस्था ढाबों और शिविरों में करनी होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर है। बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया, बिजली के तारों को किसी भी हालत में खुला ना छोड़ें और इन बिजली के तारों की वजह से अगर हादसे होते हैं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। NHAI PWD संबंधित विभाग सभी को आदेश दिए गए हैं कि सड़कों में गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि 700 किलोमीटर सड़क मार्ग में सिर्फ 25 किलोमीटर का काम अधूरा है, जिसे जल्द ही पूरा हो जाना चाहिए। 11 तारीख से 23 तारीख के बीच में ये इस बार सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा चलेगी और आज डीजी साहब के साथ हम लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और ज़िले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो
संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है सिविल वगैरह में, तो उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्प्रेरी ढाबे हैं, जो शिविर लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए। ये इनको बताया गया है। जो कांवड़ की हाइट को लेकर एक अक्सर विवाद रहता है या डेसिबल को लेकर एक विवाद रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जहाँ से कांवड़ ओरिजिनेट कर रहा है, वहाँ के जो एसडीएम इंस्पेक्टर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो समितियाँ हैं कांवड़ से संबंधित उनकी बैठक कर लें, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर लें और उनको अनुरोध कर लें कि ये सीमा है जिसके अंदर हमें बनाकर और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे भी बताया गया कि रुड़की के आसपास वहाँ पे डीजे असेंबल या रीअसेंबल भी किए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाई जाती है। तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग स्थान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू और एसडीएम्स के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ लोगों को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दें कि जो हाइट डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा हाइट के नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ के नहीं होने चाहिए और ये उन्हीं की सहूलियत के लिए है। ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे ये इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पे ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से जो 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई जाएगी। यूपी में कुछ इलाके हैं जहाँ 23 तारीख के बाद भी ज़्यादा भीड़ रहती है, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वहाँ के लिए डीजी साहब ने बताया है कि फोर्स भी रीअलाइन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न होगी। ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज़ को नहीं करेगा, एफएसएसएआई के लोग इसको करेंगे और वो QR कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी या हर आदमी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता, ये सिर्फ एफएसएसएआई के लोगों को इंश्योर करना है। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहे हैं, सड़कें भी बढ़ रही हैं, सड़कें चौड़ी भी हो रही हैं, बेहतर भी हो रही हैं, वो सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन भीड़ भी बढ़ रही है, कांवड़ यात्री भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हरिद्वार के डीएम साहब ने बताया कि गत वर्ष ये करीब 4 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि जो बड़े डीजे हैं उनको शहर के बाईपास पे ही रखा जाए और शहर में ना आने दी। रेलवे के ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बताया गया है कि ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाना है कि ट्रेन की छत पर कोई नहीं जाएगा और रेलवे स्टेशन पे पूरी अच्छी व्यवस्था बनाकर रखी जाएगी, चाहे वो खान पान की हो या सेफ्टी सिक्योरिटी की हो, ये उनको अच्छी तरह से बता दिया गया। डीजी साहब ने इस बार पुलिस ऑफिसर्स को ये एक निर्देश दिए हैं कि हर किलोमीटर को एक बीट बनाकर उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर और 4-6 कांस्टेबल लगाए गए हैं। तो अगर हर किलोमीटर को इस तरह से मैन किया जा रहा है तो ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो सकती जो अननोटिस चली जाए।
एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज़्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। यूपी के मुख्य सचिव के बाद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीसी में बताया कांवड़ की ऊंचाई 10 फुट और चौड़ाई 12 फुट से ज्यादा नहीं होगी। ज्यादातर कांवड़ मुजफ्फरनगर में असेंबल होती हैं, उसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है और लापरवाही की गई तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 0.75 डेसिबल से ज्यादा डीजे की आवाज नहीं होनी चाहिए। कांवड़ समूह को बता दिया गया है कांवड़ियों से संवाद कर उन्हें जानकारी दी जाए। डाक कांवड़ को लेकर हरियाणा के अधिकारियों ने कह दिया है कि सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि कांवड़ कंपटीशन नहीं बल्कि भक्ति की भावना है और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आस्था का पूरा ख्याल रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेरठ कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के अलावा दूसरे मंडलों के अफसरों के साथ घंटों टेलीफोनिक वार्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुरक्षा के चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। हर साल का हमारे पास डेटा भी रहता है, उस हिसाब से बंद किए गए हैं। जहाँ तक जो ये डीजे हैं इनकी हाइट, वेट और नॉइज़ लेवल की बात है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज़्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए, और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट, ये इसको इंश्योर करना है। और इसके लिए जहाँ पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक, रुड़की से मुजफ्फरनगर तक के जो एरिया है वहाँ पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई और जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी कांवड़ संघों के साथ संवाद हमारे अधिकारी कर रहे हैं। उनको इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको अवगत किया जा रहा है। लगातार संवाद स्थापित करते हुए इसको एनफोर्स कराया जाएगा, ऐसा सभी अधिकारियों को बताया गया। वो पॉइंट भी आया है, और वो पॉइंट भी आया है। इसमें करीब 14-15 लोगों के नाम आए हैं या डिटेल्स आए हैं, तो उनको भी ये निर्देश दिए जाएंगे कि ये कंपटीशन की भावना नहीं है, भक्ति की भावना है। ये भक्ति का एक लोगों की आस्था का एक विषय है जिसमें लोग कांवड़ लेकर आते हैं। कि कोई आपस में कंपटीशन नहीं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए या लोगों को असुविधा हो। इसी तरीके से कुछ इस तरह की बात भी आई थी कि जो ये डाक कांवड़ में भी कुछ रेस या उस तरह की बात होती है, तो अगेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और आस्था, ये तीनों चीज़ मुद्दे मेन हैं, और इसके लिए जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उस पर उनको एडवाइस किया जाएगा। इस बारे में पूरे आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस कांवड़ में यात्रा कर सकें और आगे का अपना जो जल है वो चढ़ा सके शिवालयों पर, इसकी व्यवस्था की जाए। महिला कांवड़ियों के लिए जो कैंप्स हैं उनमें विशेष व्यवस्था की गई है। उसमें अलग से उनके जो सेग्रीगेटेड पोर्शंस भी बनाए गए हैं जिससे कि उनकी निजता में और प्राइवेसी में कोई खलल ना हो, और बाकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है महिला कांवड़ियों की, उसके लिए हमारे अधिकारियों ने उनसे वो सभी कैंप्स में व्यवस्था कराई है। डाक कांवड़ के विषय में चर्चा हुई है, और उसमें जो डाक कांवड़ अधिकतर हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के अधिकारी यहाँ मौजूद थे, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो कुछ पार्ट है वहाँ से डाक कांवड़ आते हैं, तो वो उनको भी बताया गया है। तो डाक कांवड़ का बेसिकली उनका एक निर्धारित समय के अंदर उनको वहाँ पहुँचना होता है, तो उसमें कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस विषय में विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुलिस लाइन में बने ऑफिसर्स मैस का डीजीपी राजीव कृष्ण ने शिलापट से पर्दा हटाकर फीता काटकर उद्घाटन किया और सभी सुविधाओं को करीब से देखा। पुलिस लाइन में बने ऑफिसर मैस में गजेटेड ऑफिसर्स के ठहरने से लेकर खाने तक की सुविधाएं होंगी, जिसमें 4 कमरे बनाए गए हैं। गजेटेड ऑफिसर्स के स्टाफ के रुकने की भी पूरी व्यवस्था है। मुख्य सचिव और डीजीपी के आने से पहले किठौर थाना क्षेत्र के गांव भट्टीपुरा की रहने वाली मंजू नाम की महिला ने अपने जेठ पर अभद्रता, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में कमिश्नरी पर जमकर हंगामा करते हुए
सभी के हाथ पैर फुला दिए। महिला ने हंगामा किया तो मुख्य सचिव और डीजीपी से मिलने की जिद भी कर डाली। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका जेठ उस पर गलत नजर रखता है, काफी समय से परेशान कर रहा है। किठौर थाने में शिकायत की गई, लेकिन जेठ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस उसे भटका रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना था मुख्य सचिव और डीजीपी के आने की सूचना मिली तो वो यहाँ शिकायत करने पहुंच गई, ये बताने के लिए कि पुलिस वाले कैसे एक महिला की आवाज को दबाते हैं। लेकिन पुलिस ने, मेरठ की पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने महिला को समझाया, कार्रवाई का आश्वासन मिला तो उसके बाद सिविल लाइन थाने में कुछ देर बिठा के उसे वापस किठौर भेज दिया गया। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग संपन्न होने के बाद यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण सिद्धपीठ औगड़नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए जलाभिषेक किया और अफसरों ने बाबा औगड़दानी से कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने की कामना भी की। दोनों ही अफसरों ने औगड़नाथ मंदिर का निरीक्षण किया और कांवड़ यात्रा से पहले और कांवड़ यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बातचीत की गई। विशेषकर शिवरात्रि को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं उन्हें करीब से जाना। शिवरात्रि पर यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद, डीआईजी कलानिधि नेतानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद। जी हाँ, खबरों का सफ़रनामा है और इस खबरों के सफ़रनामे में आपको लेकर चल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। जी हाँ, कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल और रोपड़ के बीच, जो रोपड़ का कृषि विश्वविद्यालय है उसके बीच MOU साइन किया गया और कृषि की आधुनिक लैब का उद्घाटन भी किया गया। किसानों के लिए ये एक बड़ा वरदान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी लैब का फीता काटने पहुंचे थे। उद्घाटन हुआ और कहा कि कृषि में AI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। कब तक ये नहीं बता पाए। MOU साइन हुआ है, इसके लिए सभी को बधाई है। 40,000 लीटर इथेनॉल सरकार ने खरीदा है और इसका सारा पैसा सीधा किसानों की जेब में गया है। पीएम मोदी सरकार की योजनाएं किसानों के लिए कैसे मददगार साबित हो रही हैं, इस बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है, उनकी प्रतिबद्धता है भारत के किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी में जोड़ना, AI जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। इसलिए बीते साल बजट में उन्होंने शिक्षा विभाग को दायित्व दिया था कृषि में AI का प्रयोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। रोपड़ IIT ने इस प्रकार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI को यूज करने के लिए खोला है। आज मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रोपड़ IIT के साथ कोलैबोरेशन में एक टेक्नोलॉजी हब की आज शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में किसान अपने ऐसे तो टेक्नोलॉजी यूज करता है, मशीन तो खेतों में यूज करता है, उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी AI को उसमें से यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसकी आमदनी को दुगनी किया जाएगी, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी उपज को उचित मूल्य मिले, बाजार के साथ तो सविशेष तथ्य के साथ जुड़े रहे। यही इसी उपक्रम का सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा। मैं बधाई देता हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहे विवाद में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बड़ी बात कह डाली और अपने सहयोगी दल से इतर उनका लहजा, उनका सुर कुछ अलग था। उनका लहजा और सुर बता रहा था कि वो यहाँ के वोटर्स को, किसी भी तरीके के वोटर्स को नाराज करना नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। कांवड़ियों की अभी तक सुरक्षा न करने के अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा यूपी में सब सुरक्षित है, जबकि सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के कांग्रेस सरकार आने पर वक्फ संशोधन बिल वापस होने पर उन्होंने कहा कि अभी आप रुके रहिए, यानी कि इशारों में ना तो इस बात का उन्होंने विरोध किया ना ही समर्थन किया। इस मौके पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही
कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बागपत लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। नहीं, यहाँ तो यूपी के लोग सुरक्षित हैं और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। नेम प्लेट विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बेवजह छेड़ना नहीं चाहिए किसी को, इतना ही कहूँगा। सौहार्द बना रहे। जानी दानाचेत के कुराली में हुए सतीश हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मंगलवार को अतुल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अतुल ने बताया कि सतीश और उसने जानी ठेके पर जाकर शराब पीने के बाद सतीश ने घर छोड़ने को कहा तो बाइक पर बैठाकर वह सतीश को घर छोड़ने जाने लगा। अतुल ने बताया इस दौरान मामूली सी बात को लेकर उसका सतीश के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद अतुल और उसका एक अन्य साथी ने सतीश को सड़क पर पटक कर दे मारा। इस दौरान सतीश सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया और चोट लगने से उसकी मौत हो गई। अतुल ने बताया इस दौरान डर की वजह से उन्होंने सतीश को उठाकर रजवाई की पटरी के किनारे फेंक दिया, मौके से फरार हो गए। हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथी की तलाश जारी है। 216 वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी में मंगलवार को दर्शन एजुकेशनल फाउंडेशन का पर्ल जुबली समारोह मनाया गया। इस दौरान दर्शन एकेडमी में सुभारती विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर छवि द्वारा 1 घंटे का सत्र लिया गया, जिसमें खाद्य लेवल की जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे आदि के लेबल को प्रभावी ढंग से ही समझकर बच्चों को स्वस्थ भोजन का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बंद पैकेट की चीज़ें हमें अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए ताज़ा और हेल्दी खाना हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य विश्वजीत दत्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर हेल्थ चेकअप करते हैं हर बार डिपार्टमेंट की तरफ से और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें निकल कर आती हैं बच्चों के साथ, पर अक्सर जो एक कॉमन थ्रेड निकल कर आता है वो ये कि फूड जो है, जो पैक्ड फूड है, वो धीरे धीरे बच्चों में बढ़ता जा रहा है। तो आज हम लोग पेरेंट्स को एड्रेस करने वाले हैं, देखने के लिए कि उन्हें कितना नॉलेज है पैक्ड फूड के बारे में पढ़ने का। क्या वो सिर्फ ऐड देख के वो फूड खरीद रहे हैं या बच्चे की जिद पे खरीद रहे हैं, या हेल्थ रिलेटेड चीज़ें वो उसमें पढ़ के एक इन्फॉर्म चॉइस बना के तब वो खरीद रहे हैं। तो आज हम पेरेंट्स को बुलाने वाले हैं, उनके साथ ये डिस्कशन करने वाले हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मवाना के तहसील रोड पर रामलीला मैदान में छायादार पौधे रोपे गए। इस दौरान बताया गया कि बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से वृक्षों में कमी आ रही है। पौधारोपण करना इसलिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने से हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह सकेगी और सामूहिक रूप से छायादार पौधे रोपने से हमें आजीवन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। इन सब की सुरक्षा करना भी हमारा धर्म है। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरे शहर और आसपास की तमाम जनपदों की खबर अपने जिले पर रहेगी उपलब्ध। बने रहिए अपने जिले के साथ। नमस्कार।